नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं अहम खबरों का। हिमाचल के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल आने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जानकारी साझा की है और ये बताया है कि नड्डा सबसे पहले सिरमौर के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में नुकसान का जायजा लेंगे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनका शिमला में नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक का भी कार्यक्रम है। वो प्रदेश में पिछले 72 घंटों में हुए बारिश से नुकसान का जायजा लेने वाले हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो हिमाचल से ही ताल्लुक रखते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंच रहे हैं। सबसे पहले सिरमौर के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र वो जाएंगे, प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। एक उच्च स्तरीय बैठक का भी कार्यक्रम तय किया गया है। जब जेपी नड्डा उच्च स्तरीय बैठक लेंगे, कई प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मौजूद होंगे। सतीश शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ अपडेट है जेपी नड्डा के, कितने बजे पहुंचेंगे और फिर आगे का कैसा उनका स्केड्यूल रहने वाला है? देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे को लेकर अभी जानकारी साझा की है और उसके मुताबिक सुबह करीब 9 बजे सिरमौर जिला के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में वो पहुंचेंगे और पांवटा साहिब के कुछ ऐसे इलाके जहां पर हाल में बड़ा नुकसान हुआ है, तो उन सभी इलाकों का दौरा करेंगे। करीब 3 स्थानों पर जेपी नड्डा जाने वाले, जिसमें कच्ची धांग शामिल है, नारीवाला शामिल है और सिरमौरी ताल, जहाँ की बादल फटने की घटना हुई थी और बड़ा जानी नुकसान भी यहाँ पर हुआ था। तो पहले पांवटा साहिब वो पहुंचने वाले हैं और पांवटा साहिब से सीधा शिमला जाने का कार्यक्रम जो जगत प्रकाश नड्डा का है। शिमला में भी जगह जगह जो नुकसान वहां पर हुआ है उसका जायजा वहां पर लेंगे, प्रभावितों से मिलेंगे और उसके बाद शिमला में उच्च स्तरीय बैठक अधिकारियों के साथ जो रखी गई है। तो ये कार्यक्रम जगत प्रकाश नड्डा का जो रहने वाला है। बिल्कुल सतीश, और एक चीज और यहां पर निकल कर आई है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार के मुखिया और प्रदेश सरकार के कई मंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की तरफ से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल पाई है। बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र में लोकसभा का सेशन चल रहा था, वहां पर कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, केंद्र में इसको लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं हो पाई। क्या हम ये माने कि इन सब सवालों का जवाब भी जेपी नड्डा बखूबी देंगे? बिल्कुल, इन सब बातों का जवाब निश्चित तौर पर जेपी नड्डा यहाँ पर देंगे और खुद आज बीजेपी प्रदेश डॉक्टर राजीव बिंदल भी यहाँ पर ये कहते नजर आए कि इससे पहले भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल पहुंचे थे। इससे पहले जब भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कई दौरे हिमाचल के कर चुके हैं और खुद नितिन गडकरी भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना कि हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है उसको शायद ये नजर नहीं आ रहा है, पर लगातार मदद केंद्र की सरकार की तरफ से जो वो दी जा रही है। साथ साथ डॉक्टर राजीव बिंदल ये कहते नजर आए कि जो दूसरा दौरा अभी बारिश के दौरान होने वाला है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पिछले जो 72 घंटों में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश से नुकसान हुआ है उसका जायजा यहाँ पर लेने जो जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा, निश्चित तौर पर यहाँ उसका जवाब भी जो जेपी नड्डा देते नजर आएंगे। बिल्कुल सतीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो दर्शकों को ये बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की है। आपको बता दें, पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्रों के इलाकों का वो दौरा करेंगे। उसके बाद वो शिमला रवाना हो जाएंगे, जहां एक उच्च स्तरीय बैठक वो करेंगे जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारी भी शिरकत करेंगे और हिमाचल में बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा उस बैठक के जरिए भी लिया जाएगा। वहीं ज्वालामुखी में लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक संजय रतन मौके पर जाकर उन्होंने इसका जायजा लिया है। दरअसल बारिश और लैंडस्लाइड के बाद हिमाचल के कई जिलों में मकान टूट गए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसे में जैसे ही ज्वालामुखी में घरों में दरारों की जानकारी लगी, विधायक संजय रतन मौके पर पहुंचे और इस पूरे नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें सामने आई हैं हिमाचल का कमोबेश हर इलाके में इसी तरीके से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को अपना घर खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विधायक संजय रतन मौके पर पहुंचे हैं ज्वालामुखी में, जहां लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हैं। और जैसे ही एक खबर निकलकर सामने आई, विधायक मौके पर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की और इस पूरे घटनाक्रम की उन्होंने जानकारी हासिल की।
वहीं मंडी के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के पटरीघाट पंचायत के ज्वाली गांव 12 अगस्त की रात को भीषण भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसके बाद पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। ज्वाली गांव का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। लोगों का आशियाना उजड़ चुका है। संपत्ति, पशु, सामान सब कुछ बर्बाद हो चुका है। 6 माह के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग को अंधेरे में भागना पड़ा और अभी भी कई लोगों को रात और दिन खुले आसमान के नीचे गुजारने पड़ रहे हैं। कई परिवार यहाँ स्कूल की बिल्डिंग में शरण लिए हुए हैं। मिड डे मील के सहारे वो जी रहे हैं और खा पी कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर की माने तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान उनके सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ है। जिस दिन से यहाँ ये घटना हुई है, त्रासदी आई है। मैं उस दिन एक दिन पहले भी उस पटड़ी घाट और ज्वाली गांव में गया था और मैंने वहाँ के लोगों से मिलके संपर्क भी किया, दौरा भी किया और मेरे साथ यहाँ के प्रधान, उप प्रधान और अन्य कार्यकर्ता भी मेरे साथ थे और बहुत से मकान मैंने उसी दिन भी खाली कराए थे। और खाली कराने के बाद बहुत से मकान, जो वहाँ का स्कूल भी था, वहाँ का जो अन्य बहुत से मकान थे जो तो लगता था कि मुझे डेंजर जोन से बाहर है। पर रात को जब घटना हुई तो बहुत से लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा और सुबह तक बहुत सा नुकसान उस क्षेत्र में हुआ था। और आज यहाँ वो लोग रह रहे हैं, उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। खाने की व्यवस्था यहाँ के स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, कुछ प्रशासन की तरफ से भी हो रही है। पर जहाँ तक मैं मानता हूँ कि यहाँ मुझे जो लगता है कि बहुत कमी है। अभी जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं, एक कमरे में 30-35 लोग रह रहे हैं और आपने व्यक्तिगत भी देखा कि कैसे लोग रह रहे हैं। ऐसी कोई पंचायत मेरी नहीं बची है जहाँ लोगों के मकान नहीं गिरे हैं और लोगों का नुकसान नहीं हुआ। संख्या के मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का, जो मौके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, आप खुद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और हालात क्या हैं आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। जरा तस्वीरें भी साझा करें और जरा जानकारी दें कि लोगों का वहां पर किस तरीके से हाल है और क्या जमीनी हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं। रणबीर। जैस्मिन, देखिए, मैं बहुत सारी जगहों से गुजरा हूं। आपको ऐसा लगेगा सरकाघाट के अलग अलग क्षेत्रों में कि हर 2-4 मिनट जब आप सफर आगे तय करेंगे तो बहुत जगह पर जमीन धसी हुई है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं बादल फटा है, घर जो है लटके हुए हैं। अलग अलग जो है भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम पाटी गांव में हैं। यहाँ पर खतरा किस तरह से बना हुआ है, इस तंबू को देखिए। इस तंबू के नीचे ये 8 परिवार के लोग रह रहे हैं। जरा बच्चों को देखिए और ये दहशत में ये है और इनके ठीक ऊपर जो है खतरा बना हुआ है कि कभी भी जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो खिसक सकती है, क्योंकि 14 अगस्त को जो है यहाँ पर भूस्खलन हुआ था। उसके बाद लगातार खतरा यहाँ पर बना हुआ है और उसके बाद इसी तरह ये तंबू लगाकर यहाँ पर रह रहे हैं। रात रात को यहीं रहते हैं और बड़ी बात यह है कि प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं आया। ये तरपाल भी उधारी की है, पास वाले गांव के लोगों से मांगी हुई है। और यहाँ पर अब खतरा ना केवल ये है कि ऊपर से जो है पत्थर गिरते हैं, रात में यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है, सांपों का खतरा है और मच्छर काटते हैं। उसके लिए ये आग यहाँ पर जलाकर रखी हुई है। जमीनें इनकी धंस गई हैं। करे तो करे ये क्या करें। अपने घर में जो है दिन में जाते हैं, पशुओं को देखते हैं। सीधा इनसे बात करते हैं। जरा बताएं परेशानी अपनी, कब से आप जो है यहाँ पर रह रहे हैं? जब से बारिश हो रही है सर, जब से रह रहे हैं यहाँ पे और बहुत खतरा है हमारे को, बहुत ज्यादा खतरा है। और ऊपर से पहाड़ियाँ आ रही है, जाने की रास्ता है नहीं कहीं और कहाँ जाए। अब कोई गवर्नमेंट का कोई साधन नहीं है, कोई तरपाल देने का नहीं है, गाड़ियों को कोई साधन नहीं है। रोड भी हमने खुद खोला अपने आप, कोई मशीनें नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। एक ट्रांसफार्मर है वो भी नीचे रखा हुआ, वो भी बच्चों को करंट, वहाँ भी खतरा है हमारे को, वो भी ऊपर नहीं रखा हुआ है, उसका भी खतरा है हमारे को। बस रिक्वेस्ट इतनी करिए भाई, करो हमारे किसी कुछ ना कुछ। क्या नाम है, आप क्या चाहते हो? मेरा नाम कविता देवी है। हमारे घर सड़क के नीचे ही है। हमारे घर के जो ऊपर सड़क है वो धंस चुकी है, उससे हमको ज्यादा खतरा है। और घर और गौशाला को बहुत खतरा है उससे हमको। ऊपर से बड़ी बड़ी पहाड़ियां गिर रही हैं,
उनसे भी बहुत ज्यादा खतरा है। और हम अपने घर से यहाँ नीचे आते हैं, तंबू लगाया हो, यहाँ पे रहते हैं हम। हाँ जी। आपका क्या नाम है? सर शीला देवी। यहाँ तो मैंने देखा कि कोई साधन भी ऐसा नहीं है, कोई साधन संपन्न लोग नहीं है, गरीब परिवार के लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, सब गरीब है। जैसे पशु पाल के भेड़ बकरियों से ऐसे गुजारा करते हैं, और ऊपर से जो है तो बड़ी बड़ी चट्टानें आ रही है, उससे हमारे घरों को बहुत खतरा है सर। हाँ और जी, यहाँ तो हालात बहुत खराब है। हाँ जी, हाँ जी सर, अब इधर रहना पड़ता है तो इधर सांप का, मच्छरों का, बाहर के जानवरों का, सबका डर है सर। आप अपना नाम बताएं और जरा यहाँ पर परेशानी और बताएं अपनी। और अब क्या जगह जमीन छोड़नी पड़ रही है क्या? जैसे मैं तो देख रहा था कि इधर आते आते जमीनें बहुत सारी धंस गई हैं। आपकी जमीनें बची हैं अभी? नहीं जी, हमारी जमीनें भी नहीं बची हैं, धंस चुकी है। हम तंबू में रहकर गुजारा करते हैं और भेड़ बकरी भैंस पाल कर गुजारा करते हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास तंबू के लिए त्रिपाल भी नहीं है। ये अब किससे मांगा फिर आपने? हमने गांव वालों से त्रिपाल लिया है। हम कैसे गुजारा करें? मौका देखा किसी ने? कोई आया? कोई मौका देखने नहीं आया, मेंबर नहीं आया, प्रधान नहीं आया, कोई नहीं हमारे घर में आया। MLA DC कोई नहीं आया, कोई नहीं आया हमारे घर में। हम कैसे गुजारा करें? कोई सुनाई नहीं सुनता है हमारी, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हम कैसे गुजारा करें? कैसे अपने बच्चों को छोड़ें? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तंबू में कैसे उनको सुलाएं? और फिर खाना वाना बनाते हैं घर में और तंबू के नीचे आ जाते हैं, वहीं खाते हैं। खाना भी कहाँ से बनाएंगे? रोड बंद है, बाजार में नहीं जा सकते, सब्जी लाना नहीं जा सकते, राशन लाना नहीं जा सकते हैं। गाड़ियाँ अभी है राशन बचा हुआ घर पे? अभी कहाँ से बचेंगे? 5-6 दिन हो राशन बचे, राशन तो थोड़ा बहुत है। कोई बात नहीं है। जी समझ आता है कि आपकी हिंदी और पहाड़ी थोड़ी जो है मिक्स हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे, जरा आप बताएं यहाँ अब परेशानी और ज्यादा क्या हो रही है आपको? ये कब तक इस तरह तंबू के नीचे बैठे रहेंगे? खेत भी तो जाना होगा। अब तो फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ अब मौसम और ज्यादा खराब होगा, तो हमको तो यहीं छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे हम? सारी जमीनें धंस चुकी है, यहाँ से भी खतरा है, उधर से भी खतरा है, ऊपर से भी खतरा है, नीचे भी खतरा ही है। अब कहाँ लेके जाएंगे हम छोटे छोटे बच्चों को? कमाई का क्या साधन है? कमाई का साधन कुछ नहीं है, भेड़ बकरियों से करते हैं, दूध से करते हैं गुजारा, और कहाँ से करने? दिहाड़ी मजदूरी। हाँ जी। और जो यहाँ आपके पति हैं या जो दूसरे मर्द लोग हैं? देखिए, ये पहाड़ी में बोल रहे हैं जैस्मिन कि यहाँ जितने जो पुरुष हैं, रोजगार है नहीं, नौकरी जो है यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है सरकारी नौकरी, और कमाने के लिए यहाँ से बाहर शहर जाना पड़ता है। और अभी जिस तरह से ये आफत ना खेतों में है बल्कि घरों पर भी ये जो खतरा है वो मंडरा रहा है। अब करें तो करें क्या करें? प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल रणबीर, यही एक बड़ी विडंबना है कि प्रशासन का कोई नुमाइंदा अभी तक इनके पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। जहां पर लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, अधिकांश इलाकों में वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, रेस्क्यू किया गया है और उन्हें आसपास के मंदिरों में या सरायों में रखा गया है। लेकिन जो इन लोगों की स्थिति है वो वाकई चिंताजनक है कि ऐसी भारी बारिश में जहां बिच्छू, सांप, मच्छर, जंगली जानवर, बारिश, सिलन, तमाम चीजें हैं और ये लोग इसके बीच में जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं। हम यहां से मंडी से सांसद क्या कर रही हैं, स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है, ये सीधा सीधा ये प्रश्न चिन्ह है इस पूरी व्यवस्था पर। जी हाँ जैस्मिन, एक जवाब ये हो सकता है कि जरूर यहाँ पर खतरा बना हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ऐसा नहीं है कि इनके घर पर कोई पत्थर गिरा है। लेकिन इनका ये कहना है कि जमीनें तो धंस चुकी हैं, नुकसान यहाँ पर हुआ है। और इसके बिल्कुल ठीक पास वाला एक गांव है, क्या नाम बताया पास वाले गांव का? कंडेल। वहाँ पर भारी भूस्खलन हुआ है, वहाँ पर लोग आए थे?
नहीं जी, कोई नहीं आता उधर भी। वहाँ भी कोई नहीं आया। उस गांव में भी हम जाएंगे, वो लोग भी हमें बुला रहे हैं, पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो गया है कि वो ये गांव में कहा जा रहा है कि मीडिया के लोग आ गए हैं, लेकिन प्रशासन के लोग कोई नहीं यहाँ पर पहुंचे। और ये तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वार्ड मेंबर जो है वो भी ऊपर सड़क से देखकर जाते हैं, प्रधान भी कुछ नहीं कर रहा है। जो मैं आपको बता रहा था, ये कह रहे हैं कि हाँ, पत्थर कोई जो है घर पर नहीं आया, लेकिन जिस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें हमने इस गांव के ठीक ऊपर देखी हैं, वहां पर खतरा लगातार बना हुआ है। परेशानियां यहाँ पर बहुत ज्यादा है, दहशत में है। कोई फौरी राहत इन तक इस रूप में पहुंचनी चाहिए थी कि देखिए रोड सारे बंद थे। ये बताया गया कि 4-5 दिन बाद आज ही जो है रोड खुला है, तो कोई आता, ये पूछता कि किसी के पास राशन तो खत्म नहीं हो गया है, कोई मरीज है तो क्या दवाइयां उसके पास प्रॉपर है, क्योंकि इंसानी जान उसकी बहुत बड़ी कीमत है। तो ये सारी यहाँ पर और ये तब है जी, और रणबीर ये तब है जब नेता प्रतिपक्ष खुद सरका घाट का दौरा करके गए हैं, सीएम सुक्खू खुद सरका घाट का दौरा करके गए हैं, ये हालात उसके बावजूद हैं, तो फिर किसके पास गुहार लगाई जाए, किसके पास ये पूछा जाए और इन हालातों को किन तक पहुंचाया जाए, ताकि ये जो लोग तंबू के नीचे दिन रात रहने को मजबूर हैं, इन तक मदद पहुंचे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो पहुंचे एटलीस्ट। जी हाँ, देखिए इसे विडंबना कहेंगे, यहाँ हो सकता है कि जो है यहाँ स्थिति बहुत खराब थी, रोड जो है खुला नहीं है। अब किसको दोष यहाँ पर दिया जाए कि गलती किसकी है? ऐसा लगता है कि गलती तो शायद उन्हीं गरीब लोगों की होती है जिन पर आफत टूट पड़ती है, उन पर ध्यान जो है ज्यादा नहीं जाता है। नेता प्रतिपक्ष से हम कल शाम को मिले थे, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जहां पर आए घोषणा करते हैं, लेकिन उनके अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, कोरी घोषणाएं होती हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि राजनीति जो है विपक्ष कर रहा है, केंद्र से मदद नहीं आ रही है। लेकिन ये तो बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीज है। एक पटवारी यहाँ पर आता या गांव का प्रधान जिसे ये चुनते हैं, वोट देते हैं, वो ये समस्या जो है आगे तक पहुंचाते हैं। ये जरूर है कि सरका घाट में स्थिति बहुत जगहों पर बहुत खराब है, पर ये नहीं कहा जा सकता, ये बहाना नहीं है कि हम लोग कहां कहां जाएं। उसी के लिए चुने हुए लोग हैं, उसी के लिए प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी है, कर्मचारी हैं। यहाँ पर लोगों की सुध लेने की जरूरत है। यहाँ पर कम से कम बिल्कुल ये तो देखा जाना चाहिए कि बिल्कुल रणबीर, यहाँ पर प्रशासन को अब सचेत होने की जरूरत है। पार्षद से लेके वार्ड मेंबर से लेके जो पंचायत के जो अधिकारी हैं, उन्हें अब एक्शन में आने की जरूरत है। और जिस तरीके के हालात हैं रणबीर, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद करना तो सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ग्राउंड जीरो पर हैं और पल पल का अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। आप नजर बना के रखें रणबीर, और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। एमपी में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, पार्टी के केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे, जल्द ही इसका रूट फाइनल होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा आज से हो रहा है। वो 20 अगस्त को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होगी और अगले 5 दिनों तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भोपाल में आज राज्य विधिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के वकील शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। शिकंजे में इंदौर इंजीनियर हत्याकांड के आरोप और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। शिमला के शिव बावड़ी में सोमवार को हुए भूस्खलन के दौरान की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर वही तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। इस सैलाब ने शिव बावड़ी में भारी तबाही मचाई। यह सैलाब करीब 1 किलोमीटर दूर से आया और मंदिर को अपने साथ तबाह कर ले गया। इसमें अभी तक 16 शव मिल चुके हैं और आपको बता दें 5 और शवों के दबे होने की इसमें खबर है। शिमला के समरहिल इलाके में सोमवार को हुए भीषण लैंडस्लाइड में मलबे के नीचे से कड़ी मशक्कत के बाद एक और शव को निकाला गया। अभी तक मलबे से 16 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी मलबे में 5 और शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है
और आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। स्थानीय पार्षद मौके पर हैं, प्रशासनिक अमला भी समय समय पर मौके पर पहुंचकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहा है। और अभी तक 16 शव निकाले जा चुके हैं और 5 और शवों के दबे होने की आशंका है। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से मलबा ऊपर से आया वो आगे नाले में लगभग 1 किलोमीटर तक लोगों को घसीटता हुआ ले गया होगा। बीते 14 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में शिमला में भारी तबाही मची और समर हिल में एक बड़ा लैंडस्लाइड आया जिसके अंदर 21 लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। 16 शवों को अभी तक बरामद किया जा चुका है। अभी भी 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ समर हिल में और ये वो ऐतिहासिक रेल की पटरी है जो धरोहर है, यूनेस्को की धरोहर में इसको शामिल किया गया है। इसके ऊपर अभी मौजूद हूँ और यहाँ से होता हुआ ये लैंडस्लाइड आया और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गति के साथ लैंडस्लाइड यहाँ से निकला हुआ है। ये पेड़ जो कई वर्षों पुराने ये पेड़ हैं, ये पेड़ भी उखड़ गए और लगातार नीचे जाते चले गए। ये पूरा लैंडस्लाइड अगर शुरुआत से मैं बताऊं ऊपर से ठीक यहाँ से करीब 800 मीटर ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, वहाँ से ये लैंडस्लाइड आया और कितनी तेज गति थी ये समझा जा सकता है। इतने बड़े बड़े दरख्त जो वर्षों से यहाँ पर खड़े हुए थे उन पेड़ों को लेते हुए चले गए और ये पटरी जो यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ पर जो एक बड़ा डंगा हम कह सकते हैं, बड़ी रिटेनिंग वॉल यहाँ पर लगी हुई थी, उस वॉल को तोड़ता हुआ धीरे आगे बढ़ा और गति इतनी तेज थी। आप देख सकते हैं यहाँ वो मंदिर था जहाँ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ एनडीआरएफ के लोग मौजूद हुए हैं, यहाँ पर ये मंदिर था और पूरा मलबा मंदिर के ऊपर गिर गया, जिसके बाद यहाँ पर यह आशंका जताई जा रही है कि 21 से 22 लोग यहाँ मंदिर में उस वक्त पूजा अर्चना कर रहे थे, वो इसके नीचे दब गए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं ठीक नीचे सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और अभी तक 16 शव यहाँ से बरामद किए जा चुके हैं। ये ऐतिहासिक वो रेलवे ट्रैक था, रेलवे ट्रैक है जिसकी इमारत जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर टिकी हुई थी, वो ये मलबा अपने साथ बहा कर ले गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सर्च ऑपरेशन ख़त्म हो सके और यहाँ जो लोग दबे हुए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। उनके परिजनों को लगातार 6 दिनों से परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और एक टकटकी लगाए बैठे हैं, उम्मीद और ये आस लगाए बैठे हैं कि कहीं उनके परिजन, उनके रिश्तेदार इस मलबे के नीचे सांसें ना ले रहे हों, जिंदा ना हो। हालांकि इसकी संभावनाएं अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लेकिन उम्मीद फिर भी परिजनों की जिंदा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी दबे हुए लोग यहाँ पर हैं उनको निकाला जाए और ये सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी तक 16 लोगों के शव इस मलबे से निकाले जा चुके हैं। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और शिमला के हिमलैंड के पास पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों भूस्खलन से 6 मंजिला बिल्डिंग गिरने की कगार पर आ गई थी, जिसके बाद बिल्डिंग को बचाने के लिए साथ लगे पेड़ों को काटने का काम जारी किया गया है। आपको ये बता दें कि प्रशासन ने शहर में खतरा बने ऐसे 350 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। राजधानी शिमला के काट रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर आवाजाही बंद है पिछले 3 दिनों से और कारण यही है कि लैंडस्लाइड जगह जगह हो रहे हैं। इस वक्त हिमलैंड के पास में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और प्रशासन की तरफ से बिल्डिंग को भी खतरा बताया गया है, जिसके कारण अब यहां पर आवाजाही बंद कर दिया। और शिमला राजधानी के क्षेत्र में करीब 300 पेड़ ऐसे हैं जो प्रशासन की तरफ से खतरनाक बताए गए हैं, उनको काटने की प्रोसेस भी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये पेड़ लोगों के घरों पर गिर सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पेड़ों को काटने की प्रोसेस भी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन ये बिल्डिंग है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए इस सड़क को बंद किया गया है। ये लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, हालांकि जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग का है वो
काफ़ी बड़ा है और ऐसे में किसी भी अंदेशे को या अनहोनी को टालने के लिए ही प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया है। लेकिन ये जो लाइफलाइन शिमला शहर की है घाट रोड, इसको फिलहाल सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है और अब जगह जगह पेड़ काटने की प्रोसेस शुरू हुई है पूरी सड़क पर और ये देखा जा रहा है कि जो भी पेड़ अनसेफ हैं उनको काटा जा रहा है। पिछले अगर हम कहें 5 दिनों के अंदर राजधानी शिमला में करीब 400 के करीब पेड़ गिर चुके हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं और 300 और पेड़ हैं जिनको काटने की प्रोसेस नगर निगम की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो राजधानी शिमला में बारिश और लैंडस्लाइड के अलावा पेड़ भी अब लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर देखिए टॉप 18।